Hello everyone. Today I again welcome you all on my channel MSc EVS by SK Classes. Today we are discussing ozone depletion, which is an environmental issue of block first, that is concept of environmental science. As you all know, we have started our first book, that is Fundamentals of Environmental Science and Ecology, MEV 01. अगर आप सब लोग यूनिट्स को एक ही साथ पढ़ना चाहते हैं, मतलब वन शॉट में आप सारा एनवायरमेंटल इशू पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चैनल्स में जा सकते हो और वहाँ पे आपको वन बाय वन करके यूनिट्स का वन शॉट मिलेगा। लेकिन यूनिट्स में जो सब टॉपिक्स है उनका अलग अलग भी मैंने डिटेल में वीडियो डाली हुई है। जिसको टॉपिक पढ़ना होगा वो टॉपिक पढ़ सकता है, जिसको पूरा चैप्टर पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर एक ही टाइम पे पढ़ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज ओजोन। ओजोन एक गैस है जिसकी फॉर्मूला O3 है। ये प्रेजेंट है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें ये देखना है क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है। अर्थ की सरफेस के साथ क्लोजली ओजोन प्रेजेंट होना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इससे डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डैमेज टू लंग्स हो सकता है, प्लांट लाइफ इफेक्ट हो सकती है। लेकिन यही ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहाँ पे? ये स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ये अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। अब हम देखेंगे कैसे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है अर्थ के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। सपोज कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ से सनलाइट आती है अर्थ की सरफेस पर। लेकिन हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ किन किन लेयर से सराउंडेड है। हम लोगों ने पता है कि अर्थ के सराउंडिंग्स में ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, आयोनोस्फियर है। ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो अर्थ की सराउंडिंग्स में हैं। लेकिन क्या आपको पता है स्ट्रेटोस्फियर में एक गैस प्रेजेंट होता है जो पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। वो गैस, उसी गैस को हम लोग कहते हैं ओजोन। ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। अब क्वेश्चन है किससे प्रोटेक्ट करता है? जब सन से रेज पड़ती है अर्थ पर तो क्या हो जाता है, वो रेज जो होती है वो इन लेयर्स के थ्रू पहले ही पास हो जाती है। ये आपको याद रखना है, जो सन रेज अर्थ पे पड़ती है वो होती है यूवी रेज। यूवी रेज, इनको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन अर्थ की सरफेस पे पड़ती है सन से आके, ये बहुत हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। इसकी वजह से स्किन कैंसर्स हो सकते हैं और बाकी डिजीज हो सकती है। लेकिन हम सब इस यूवी रेज से कैसे बचे हुए हैं? हम सब लोग इस यूवी रेज से बचे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ओजोन। ओजोन क्या करता है? ओजोन गैस जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है ये एब्जॉर्ब करता है जो सन से यूवी रेज आती है। उसके बाद जो प्योर रेज है विदाउट यूवी रेज वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है। ये हमें याद रखना है। तो ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। इसकी लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर खुद 30 किलोमीटर की दूरी पर है अर्थ की सरफेस पर, और ये हमें बचाता है यूवी रेज से। ठीक है, ये डेफिनेशन है नासा की, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो ये थिकनेस है वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि ओजोन लेयर की कितनी थिकनेस है? उसको हम लोग मेजर करते हैं डबसन्स यूनिट से, जिसको हम लोग DU भी कहते हैं। अब क्या ये ओजोन जो है, जो हम लोगों ने अभी कहा कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है, क्या ये जितना प्रेजेंट पहले वक्त से था क्या ये उतना ही अभी भी है? क्या ये पूरे अर्थ को अभी भी प्रोटेक्ट करता है, ये जो ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में? अब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इस ओजोन को ख़त्म कर रहे हैं, वो भी हमें देखना है। वो हम लोग इसी स्लाइड में देखेंगे। ये आपको याद रखना है
कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन गैस को ख़त्म करते हैं। अब आपको पता ही है सबको, अगर ओजोन गैस ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ओजोन गैस नहीं रहेगा तो जो सन से रेज है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में या अर्थ पे आ जाएगी और वो यूवी रेज इंसान को अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ओजोन ख़त्म हो रहा है। अब इस ओजोन को ख़त्म कौन कर रहा है? डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को ख़त्म करते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अब हम देखेंगे ये सब्सटेंसेस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जो इस ओजोन को ख़त्म करते हैं और ह्यूमंस को परेशानी में डालते हैं, और डिफरेंट डिजीजेस ह्यूमंस को हो सकती हैं अगर ये ओजोन ख़त्म होगी, और हो रहा है। ओजोन ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता से, इसमें डिप्लीशन हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। जो ओजोन का डिप्लीटिंग पार्ट होता है, जहाँ पे ओजोन गैस कम होती है, उसको हम लोग कहते हैं ओजोन होल। अब किसने हमें कहा कि जो ओजोन है वो ख़त्म हो रहा है, ह्यूमंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लांट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा? 1974 में दो साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, उन्होंने पहले डिटेक्ट किया कि जो ओजोन लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता से डिप्लीट हो रही है। किससे डिप्लीट हो रही है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आजकल हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, बड़ी बड़ी मशीन जो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन जो उनके गैस है वो हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से यूवी रेज अर्थ पर आ सकती है और ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर सकती है। जहां हमें फ़ायदा भी पहुंचता है, लेकिन वही उसी का एक्सेस इस्तेमाल करने की वजह से बाकी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब किसने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि ओजोन होल है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन हुआ है? ये किस साइंटिस्ट ने किया और कहाँ पे किया? ये डिस्कवर हुआ है अंटार्कटिका में 1985 में। ओजोन होल सबसे पहले डिस्कवर किया गया अंटार्कटिका में 1985 में। ये होल जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जहाँ पे उस होल में क्या हुआ होता है, जो ओजोन गैस है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर एक एटम ऑफ क्लोरीन की वजह से। 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन डिस्ट्रॉय होते हैं बिकॉज ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन। भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन तो एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये बन भी रहा है, लेकिन ये ख़त्म रैपिड रेट पे हो रहा है एज कम्पेयर टू इट्स रिप्लेसमेंट। नाउ वी विल सी व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस व्हिच कॉज ओजोन डिप्लीशन। ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है, गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है और यूवी रेज पर अर्थ ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, उनको हम लोग कह रहे हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्या क्या है ये सब्सटेंसेस जिनसे क्लोरीन रिलीज होता है? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। हम लोगों ने से पहले देखा ब्रोमीन और क्लोरीन रेस्पॉन्सिबल हैं, तो ब्रोमीन को कौन रिलीज करता है? मिथाइल ब्रोमाइड एंड हेलोन। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस स्टेबल हैं और इनको रेन जो है उस वो डिसॉल्व नहीं कर सकती। आफ्टर दैट जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं प्रोपेलेंट्स में, रेफ्रिजरेटर्स, फायर सप्रेसर्स, फोम इंसुलेटर्स, एयर कंडीशनर्स। वहाँ पे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी एटमॉस्फेयर में ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। अब क्या है वो नेचुरल प्रोसेस? जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इसकी वजह से भी जो ओजोन है वो डिप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं, क्लोरीन को ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये डेफिनेशन है USEPA 2018 की। और क्या कोई एग्जाम्पल है आज तक जिसकी वजह से ऐसा हुआ? हाँ है, वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट पिनातुबोस 1990। अब हम देखिए व्हाट आर द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर होता है, जो मैंने पहले ही कहा, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, आई कंट्रैक्ट्स होते हैं, और प्लांट ग्रोथ को भी ये ऑल्टर करता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ जाता है, और फूड चेन पे, इकोसिस्टम पे, उन सब चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने इसे पहले पढ़ा,
क्लाइमेट चेंज। उसमें हमने बोला कि अगर क्लाइमेट चेंज को हम लोगों को कम करना है, रिड्यूस करना है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही है। मेन हम लोगों ने दो देखी थी जिसको डिटेल में हमने पढ़ा था, एक क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। वो ऐसी दो प्रोटोकॉल्स या एग्रीमेंट्स हम कह सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज कम होगा। अब क्या ओजोन डिप्लीट होना कोई इसको कम कर सकता है? क्या ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स हैं, क्या ऐसे कोई एग्रीमेंट्स हैं? हाँ है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, किन से प्रोटेक्ट कर सके? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। ठीक है, ये कब हुआ है? ये एग्रीमेंट 16 सितंबर 1987 में, और कब ये इफेक्ट में आया? 1 जनवरी 1989 में। इसको साइन किया है 197 कंट्रीज ने, ताकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को खत्म करे या रिड्यूस करे, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट हुआ उसके बाद 30 इयर्स के बाद क्या इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से कुछ फ़ायदा मिला ओजोन की रिकवरी पे? हाँ मिला। 30 इयर्स के बाद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के निकालने के 30 इयर्स के बाद देखा गया, नासा साइंटिस्ट्स ने ये देखा कि जो ओजोन है उसकी रिकवरी हो रही है। किस रीजन में? एंटार्क्टिक रीजन में। फर्स्ट टाइम ये देखा गया एंटार्क्टिक रीजन में ओजोन होल जो है या ओजोन लेयर जो है उसकी रिकवरी हो रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, और लोगों के लिए खुशी भी थी कि जो ओजोन है वो रिकवर हो रहा है। और ये भी कहा जाता है कि 2005 से 20% डिक्लाइन हुआ है ओजोन डिप्लीशन में। यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि जो ओजोन डिप्लीशन है ये हील होगा बाय 2030 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 2050 तक ये हील होगा साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड 2060 तक ये हील होगा पोलर रीजन में। Thank you so much. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel for further videos. Till then, take care and thank you so much.